कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया। हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। किसी ज़माने में म्यांमार से लेकर अफ़गानिस्तान तक भारत फैला हुआ था। मुग़लों के दौर में ये सीमाएं अफ़गानिस्तान को भी पार कर गईं। आपस में लड़ रहे भारत के छोटे छोटे राजाओं और महाराजाओं को एक करने में मुग़लों का बहुत ही खास किरदार माना जाता है। आज उसी पुराने दौर के भारत का नक्शा दिखाकर संघ बार बार अखंड भारत का ख्वाब दिखाता है। पर ख्वाब देखना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर ख्वाब को देखने की कोई सीमा होती है तो आरएसएस अब तक नींद से जाग चुका होता। लेकिन शायद आरएसएस को नींद से जगाने का कोई शौक नहीं। लेकिन जब आरएसएस की नींद भारत की विदेश नीति पर हमलावर हो जाए तब भारत के लिए ये चिंता का सबब बन जाता है। भारत की नई संसद में एक चित्र नजर आ रहा है जिसे अखंड भारत का नक्शा कहते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री ने नई संसद का उद्घाटन किया तब ये नक्शा भी मंजरे आम हो गया। यानी अखंड भारत का नक्शा कल तक संघ की शाखाओं में नजर आता था, अब वही नक्शा भारतीय संसद में नजर आने लगा। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जब अखंड भारत की बात होती है तब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल समेत कई देशों के इलाके को भारतीय हिस्सा बताने की कोशिश होने लगती है। लेकिन जब दूसरे देश भारत के इस कदम पर कड़ा रुख अख्तियार करने लगे तब हमारी विदेश नीति पर सवाल उठने लगता है। इस वक्त नेपाल इसी नक्शे को देखकर भारत पर सवाल उठा रहा है। इस वक्त इसी नक्शे को देखकर पाकिस्तान भी सवाल उठा रहा है। धीरे धीरे उन देशों की तरफ से भी बयान ज़रूर आएंगे जिनके इलाके तथाकथित अखंड भारत के नक्शे में नज़र आ रहे हैं। पर संघ और बीजेपी को इस बात पर भी गौर करना चाहिए। अगर अखंड भारत बनाया जाता है तो फिर हमारे मोदी जी पाकिस्तान को कब भारत में वापस मिलाएंगे? मोदी जी से पूछना चाहिए कि वो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को कब भारत में मिलाने वाले हैं। मोदी जी से पूछना चाहिए कि नेपाल को कब भारत में मिला रहे हैं। मोदी जी से पूछना चाहिए कि आखिर अफगानिस्तान को कब भारत में विलय करने वाले हैं। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को क्या भारत में शामिल किया जाएगा या उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान छोड़कर जाना होगा? क्योंकि अगर अखंड भारत बनाया जाएगा तो भारत का बहुसंख्यक कहीं अल्पसंख्यक ना बन जाए, क्योंकि भारत में अब तक अल्पसंख्यकों की आबादी 14.5% है। लेकिन अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के मुसलमान अगर भारत का हिस्सा बन गए तब तो देश में अफरा तफरी मच जाएगी। अभी तो महज 14% से मोहन भागवत की नींद हराम हो जाती है। अभी तो महज चंद फीसद मुसलमानों से आरएसएस की हालत पतली हो जाती है। लेकिन सोचिए, अगर ये आंकड़ा कई गुना बढ़ गया तो बेचारे संघ का क्या होगा, बजरंग दल का क्या होगा, वीएचपी का क्या होगा और सबसे बढ़कर तालिबान का क्या होगा? जिन अफगानों को हराने के लिए दुनिया के कई देश एक साथ लड़ते रहे, उन तमाम हारे हुए देशों से पूछना चाहिए कि अफगानों से लड़कर क्या फ़ायदा हुआ। यानी अगर मोदी जी अखंड भारत का सपना देख रहे हैं तो फिर उनको ये भी सोचना होगा कि भारत पर आरएसएस का राज खत्म हो जाएगा, भारत पर बीजेपी का राज खत्म हो जाएगा। फिर बजरंग दल वाले ना तो गौहत्या के नाम पर किसी मुसलमान को पीट सकेंगे और ना ही उन पर हाथ उठा सकते हैं। कुल मिलाकर संघ का सपना मौजूदा भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है। क्या हम सोच सकते हैं कि एक बित्ते भर का नेपाल हमें आँख दिखा सकता है? क्या हम सोच सकते हैं कि पाकिस्तान भी भारत को आंखें दिखा सकता है? पर ऐसा ही हो रहा है। नेपाल और पाकिस्तान नई संसद में नजर आने वाले अखंड भारत के नक्शे को देखकर भड़क गए हैं। दोनों ही देश इस वक्त भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और ये मौका हमारे मोदी जी ने दिया है। संघ की शाखा का ज्ञान आपस में बांटना बहुत आसान है, पर किसी देश के सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है कि तिब्बत भारत का अंग है जिसे चीन ने हम पर हमला करके कब्जा कर लिया। मोदी जी उस इलाके पर क्यों नहीं अपना राज कायम करके दिखाते जिस पर अभी कुछ दशक पहले चीन ने हमला किया था? पर भारत हजारों साल पहले कैसा नजर आता था? इस ख्वाब को बेचकर आरएसएस हमारे देश की भोली भाली आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और लोग बड़े ही शौक से बेवकूफ़ भी बनते जा रहे हैं। आखिर कैसे चीन दिखा रहा है भारत को लाल आँख? आखिर कैसे
पाकिस्तान उठा रहा है भारत पर सवाल। आखिर कैसे 56 इंच पर चौतरफा हो रही है सवालों की बौछार। आखिर कैसे महंगा पड़ता जा रहा है अखंड भारत का ख्वाब। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस वक्त भारत की नई संसद में अखंड भारत के नक्शे को लेकर बवाल हो गया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन में लगाई गई अखंड भारत की एक तस्वीर से नेपाल में विवाद खड़ा हो गया। नए संसद भवन में लगी तस्वीर दरअसल एक भित्ति चित्र है जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, जो कि इस वक्त नेपाल में मौजूद है, उसे भी अखंड भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है, जिसके बाद नेपाल की सियासत में भूचाल आ गया है। नेपाल के लोगों का कहना है कि संसद भवन में लगी भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को दिखाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत इस इलाके पर अपना दावा कर रहा है। नेपाल अपने मानचित्र में लुम्बिनी को मुख्य सांस्कृतिक केंद्रों में से एक मानता है। इसे विवाद के बढ़ने के बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई ने एक बयान में कहा कि इससे दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी हो सकती है। उन्होंने एक बयान में कहा कि भारत के नए संसद भवन में अखंड भारत का विवादित भित्ति चित्र नेपाल समेत पड़ोसी देशों में गैर जरूरी और हानिकारक कूटनीतिक विवाद को बढ़ा सकता है। भारत के ज़्यादातर नज़दीकी पड़ोसियों से यकीन की कमी है, जिसकी वजह से दो तरफा ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इस तरह के तनाज़े सामने आने के बाद इसमें और ज़्यादा इजाफा होने की गुंजाइश है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी इस मामले में रद्द अमल पेश आया है। नए संसद भवन में अखंड भारत के भित्ति चित्र को लेकर गुरुवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस पर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भित्ति चित्र को अखंड भारत से जोड़ने को लेकर एक केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी नेताओं के बयान से हम हैरान हैं। प्रवक्ता मुमताज़ बलोच ने कहा कि अखंड भारत का गैर ज़रूरी दावा भारत की तौसीब पसंदाना जैनियत यानी विस्तारवादी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने पड़ोसी देशों बल्कि अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान और संस्कृति को भी अपना गुलाम बनाना चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि अखंड भारत के विचार को भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग तेजी से फैला रहे हैं। भारतीय नेताओं को हम अच्छे से सलाह दे रहे हैं कि वो अपने विभाजनकारी और संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के खिलाफ बयानबाजी ना करें। उन्होंने कहा कि विस्तारवादी नीति अपनाने के बजाय भारत को अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए, एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए काम करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ये अखंड भारत है क्या और असल में इसका क्या वजूद है। दरअसल अखंड भारत भारत के सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने की बात करता है। कई देश और इलाके अखंड भारत के हिस्से के तौर पर माने जाते हैं। इसमें दावा किया जाता है कि मौजूदा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा है। आरएसएस के एजेंडे में अखंड भारत हमेशा से सबसे ऊपर रहा। आरएसएस के अखंड भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और तिब्बत शामिल है। आरएसएस का मानना है कि ये क्षेत्र हिंदू सांस्कृतिक समानताओं के आधार पर बना हुआ एक राष्ट्र है। पिछले साल आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, वैसे तो 20 से 25 सालों में भारत अखंड भारत होगा, लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के सपनों का अखंड भारत 10 से 15 साल में ही बन जाएगा। इसे कोई रोकने वाला नहीं है और जो इसके रास्ते में आएंगे वो मिट जाएंगे। अखंड भारत का सपना दिखाने में सावरकर किरदार भी रहा। सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा की 19वीं वर्षगांठ पर अखंड भारत की अवधारणा को विस्तृत तरीके से बताया था और कहा था कि हिंदुस्तान को अखंड रहना चाहिए। इसमें कश्मीर से रामेश्वरम तक, सिंधु से असम तक शामिल है। 1949 में
कोलकाता में आरएसएस के तत्कालीन चीफ गोलवलकर ने भी इसी तरह का कुछ बयान दिया और कहा था कि पाकिस्तान एक अनिश्चित राष्ट्र है, ऐसे में उसे मिलाकर अखंड भारत बनाने का प्रयास करना चाहिए। आरएसएस के संयुक्त महासचिव मनमोहन वैद्य ने एक इंटरव्यू में कहा कि अखंड भारत की अवधारणा भू राजनीतिक नहीं बल्कि भू सांस्कृतिक है। उन्होंने कहा था कि सालों पहले जब ब्रिटेन ने हम पर कब्जा कर हमारे पूरे क्षेत्र का विभाजन नहीं किया, तब हम सभी लोग एक थे। हम सब सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और आध्यात्मिकता पर आधारित जीवन को लेकर हमारे मूल्य एक ही थे। हालांकि सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी तो होनी चाहिए। मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब भी हो रहे हैं। ऐसे नक्शों की वजह से पड़ोसी देश हमारे कौन सी बात पर यकीन करेगा, जब हम सांस्कृतिक और भौगोलिक ज़मीन के बीच के फ़र्क को दुनिया में नहीं समझा सकते। तो फिर इस तरह के विवाद को क्यों हवा दिया जाना चाहिए? क्या दुनिया को हम अपने इस मंसूबे को समझा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हर देश का अपना अपना इतिहास है। उस हिसाब से अगर दूसरे देशों ने अखंड बनाना शुरू कर दिया तो संघ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही भारत की मानी जाएगी, ना कि संघ की। बहरहाल चलते चलते आखिर में मिर्ज़ा गालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, आईना देख अपना सा मुँह लेके रह गए। आईना देख अपना सा मुँह लेके रह गए, साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के घंटे वाले बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।